हेलो फ्रेंड्स, हम जो है साइंस के जो अति संभावित क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं। चलिए उसका एक और मैं सेशन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बस यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं लाई हूँ क्योंकि एक्चुअली आप लोग के ऑप्शन बनाने में टाइम ज़्यादा खराब होता है और मुझे जल्दी जल्दी आपको बहुत सारे इतने क्वेश्चन करवा देने हैं इंपॉर्टेंट वाले कि उन्हीं में से आपका एग्जाम पेपर बन जाएगा, ठीक है। सारे कवर कर लीजिएगा, गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन बाहर गया तो मैं सारे वीडियोस डिलीट मार दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से याद कर लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डियां, तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करेगी? आपकी हड्डियों को प्रभावित करेगी। मेंडलीव की आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर है या परमाणु भार पर है? तो इसका आंसर है कि यह जो है आपके परमाणु भार पर आधारित है। फिर आता है आपका पर्णहरित यानी कि क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में जो है क्लोरोफिल सॉरी पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो वो आपकी है मैग्नीशियम, ठीक है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी मैग्नीशियम, ठीक है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? वो है आपकी मैग्नीशियम। और इसी मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। और फिर इसी वजह से पत्तियों का रंग भी हरा होता है। एक प्रेरक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। प्रक्षेप की स्थिति क्या है? दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है। क्या बता रहे हैं? आपने जो थंब रूल पढ़ा होगा वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इतना भी डीप में नहीं पूछेगा। फिर आता है कि आंख में आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस के जो है आपके आंख में दो काम होते हैं। आइरिस ही जो है वो आपकी आंख को रंग देती है, कलर देती है। आपकी आंख का कलर कैसा होगा वो आइरिस ही तय करती है। और दूसरा चीज, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी आइरिस ही नियंत्रित करती है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, ठीक है। शरीर के द्रव्य में जो जल है और नमक है उसका जो मिश्रण है उसको कंट्रोल करने को क्या कहते हैं? तो उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। कि जो शरीर में आपके वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट करने की जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फिर आता है कि आपका नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो ये आपके किडनी से या वृक्क से आपके नेफ्रोलॉजी का संबंध होता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? किडनी या वृक्क से है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। हैवी वाटर जो है आपका उसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भारी जल का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपका क्वाशियोरकर रोग भोजन में प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि जो वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी बंद गोभी है उसका जो नील लोहित पत्तों का जो भी रंग होता है वो ठंडे पानी में तो नहीं छूटता है, लेकिन बंद गोभी का जो रंग है
वो जो आपका उबलता हुआ पानी होता है उसमें छूट जाता है। इसलिए आपने गोबा देखा होगा कि आप जब गोभी की सब्जी बनाते हो तो अगर उसमें आप हल्दी कम डालो तो वो ग्रीन ग्रीन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वर्णक है, जो कलर है, वो शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है, वो कोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। फिर आता है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, वो है आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है। नाभिकीय संलयन पर आपका कौन सा बम आधारित होता है? आपका होता है हाइड्रोजन बम। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिशन पर, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन पर आपका हाइड्रोजन बॉम्ब आधा होता है। आपका हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? न्यूक्लियर फिशन पर वर्क करता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव या रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देती है? तो वह आपकी काली दिखाई देती है। अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो किसी भी तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी तो वो ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हर चीज़ को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में, ठीक है। दूध की जो शुद्धता है वो किससे मापते हैं? तो वो आपकी लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। फिर आता है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिमल में। जो ध्वनि है उसके शोरगुल का मापन किसमें होता है? डेसिमल में होता है। फिर आता है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो वो है आपकी गामा किरणें। जो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं, ये कौन सी होती हैं? आपकी गामा किरणें होती हैं, ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली, सबसे कम वेवलेंथ किन रेस की होती है? तो वो आपकी गामा किरणों की सबसे कम वेवलेंथ होती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं होता है। कीमोथेरेपी सिर्फ आपका जो हम मेडिसिन खाते हैं उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है, और रेडियोथेरेपी वो होती है जो रेडिएशन से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो मेडिसिन खिलाने से जो भी आपको केमिकल यूज किए जाते हैं आपको ठीक करने के लिए, तो वो एक फॉर्म में मेडिसिन ही तो होते हैं, तो उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम में यही पूछते हैं कि कीमोथेरेपी का किसके लिए यूज होता है? तो कैंसर के लिए है। जबकि कीमोथेरेपी कोई भी आप मेडिसिन खा लो, अगर आप एक नॉर्मल सर दर्द की भी मेडिसिन खाओगे तो वो भी आपकी कीमोथेरेपी होता है, ठीक है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो भी आपकी नोबल गैस है, जो भी आपकी अक्रिय गैस है, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे? उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इसीलिए वो गैस कैसी है? अक्रिय गैस है, क्योंकि वो उसकी बाहर की वैलेंसी कितनी है? अपने आप में सफिशिएंट है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन को लेती है ना वो इलेक्ट्रॉन को देती है। इसीलिए वो जो है नोबल गैस होती है, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। अगर उसके पास एक कम होता तो वो किसी से लेती, अगर एक ज्यादा होता तो वो किसी को देती।